प्रदर्शन करने का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन क्या किसी सड़क को अनिश्चित काल के लिए जाम किया जा सकता है? इस सवाल पर आज भी बहस हुई और अब अगली बहस 7 दिसंबर को होगी। यानी तब तक किसान आंदोलन को हटाने के मामले से राहत ही मिल गई है। इस आंदोलन के मुद्दों से ज्यादा इसके लंबा चलने और हटाने को लेकर बहस हो रही है। लेकिन किसान आंदोलन के वकील दुष्यंत दवे ने आज फिर कहा कि वे सड़क जाम नहीं करना चाहते, किसानों को रामलीला मैदान में बैठने दिया जाए। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि फिर कुछ लोग रामलीला मैदान और जंतर मंतर में घर बना लेंगे, क्या इस आधार पर आप प्रदर्शन नहीं करने देंगे? आज अदालत ने अपनी पुरानी टिप्पणी में संशोधन भी किया और कहा कि मामला विचाराधीन हो तब भी विरोध करने का अधिकार है। पिछले साल से किसान रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो वहां भी कोरोना के लिए अस्थायी अस्पताल बना हुआ है। किसानों ने दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 24 के सर्विस लेन को खोल दिया। उनके अनुसार पुलिस ने बंद किया था, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही थी। इस बहस से यह सवाल मजबूती प्राप्त कर रहा है कि जनता कहां प्रदर्शन करेगी? क्या उस शहर में प्रदर्शन नहीं होगा जहां कोई मैदान या कोई बड़ा पार्क नहीं होगा, और होगा तो सरकार नहीं देगी? इसका एक उत्तर 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही मिलता है। 2017 में ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ध्वनि प्रदूषण का हवाला देते हुए जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह लोगों का अधिकार है कि वे उन जगहों पर प्रदर्शन करें जहां से सत्ता के केंद्रों को सुनाई दे, प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो बस। जस्टिस सीकरी ने कहा कि खुली जगहों और सड़कों पर जमा होना हमारे राष्ट्रीय जीवन का हिस्सा है। अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में यह बात लिखित रूप में दर्ज है कि सड़क या फुटपाथ पर प्रदर्शन करने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है, बशर्ते इससे ट्रैफिक में बाधा ना आए। अगर परमिट नहीं है तो पुलिस अफसर किनारे जाकर प्रदर्शन करने के लिए कह सकता है। कानून में लिखा है कि जिन मामलों में परमिट की जरूरत है, पुलिस प्रक्रियाओं का बहाना बनाकर प्रदर्शन को नहीं रोक सकती। भारत में प्रदर्शन शुरू नहीं होता कि बंद कराने की बातें होने लगती हैं। लोकतंत्र को देखकर लोकतंत्र नहीं सीख रहा, हर लोकतंत्र एक दूसरे से यही सीख रहा है कि कैसे लोकतंत्र को कुचला जाए। दुनिया भर में प्रदर्शन के अधिकारों को कुचलने के लिए तरह तरह के कानून बन रहे हैं, भारत भी उनमें से एक है। प्रदर्शन करने के खतरे बढ़ा दिए गए हैं ताकि आप 114 रुपया लीटर पेट्रोल भराते समय राहत महसूस करें कि कोई बोल नहीं रहा है, हम क्यों बोलें। भारत में ब्रिटिश हुकूमत के दौर के कानूनों की वापसी हो रही है। संपत्ति के नुकसान के नाम पर भारत के राज्यों में भी कई तरह के कानून बन रहे हैं, जिनका इस्तेमाल प्रदर्शनों को कुचलने और भय पैदा करने में किया जा रहा है। नागरिकता कानून के विरोध के समय यूपी सरकार ने 2007 में सुप्रीम कोर्ट के सुझावों और 2011 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का सहारा लेते हुए सैकड़ों लोगों को वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया। अब इसे कानून का रूप दे दिया गया है। इसी साल मार्च महीने में यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल पास हुआ। इस कानून के तहत सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए पकड़े जाने पर 1 साल तक की जेल होगी। दिसंबर 2019 के दौरान की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि उस समय करीब 400 लोगों को नोटिस भेजा गया था। 60 लाख से ज्यादा की रिकवरी के नोटिस भेजे गए। यहां तक कि हिंसा के आरोप लगाकर लोगों के फोटो की लखनऊ में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दी गई। यह कुछ नहीं, किसी प्रदर्शन में शामिल लोगों को अपराधी की तरफ पेश करने जैसा है, डराने जैसा है। लेकिन भारत लोकतंत्र की मां है, इंग्लिश में मदर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बर्खास्त करो। संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने से रोकने का कानून पहले भी था, लेकिन जिस तरह से इस कानून को सख्त किया गया और लागू किया जा रहा है, इसका मकसद प्रदर्शनों में लोगों के भरोसे को कमजोर करना है। याद रखिए, किसी प्रदर्शन के भीतर हिंसा सरकार भी पैदा कर सकती है और करती भी है। किसान आंदोलन के संदर्भ में ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रदर्शन करना अगर मौलिक अधिकार है तो इसे सुनिश्चित कौन कराएगा? हरियाणा में भी इसी तर्ज पर विपक्ष के भारी विरोध के बाद भी कानून बन गया। संपत्ति के नुकसान का जिम्मेदार आप हैं या नहीं, इसके लिए ट्रिब्यूनल का भी एक प्रावधान है। हरियाणा सरकार ने एक पुराने फैसले को 54 साल बाद पलटकर सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस
और जमाते इस्लामी की गतिविधियों से जुड़ने की इजाजत दी है। लेकिन इसी सरकार ने एक और आदेश पारित किया है कि सरकारी कर्मचारी किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते। आरएसएस में जा सकते हैं मगर आंदोलन में नहीं। और इस आदेश में यह भी लिखा है कि यह सभी सरकारी कर्मचारियों का कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने परिवार के किसी सदस्य को सरकार के विरुद्ध होने वाले किसी आंदोलन में शामिल होने या किसी भी तरह की सहायता करने से रोकेंगे। ऐसा आंदोलन जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार के नियमों को चुनौती देता हो। अगर सरकारी कर्मचारी इन्हें नहीं रोक पाता है तो उसकी सूचना सरकार को देगा। बाप बेटा एक ही पार्टी में और एक ही घर में रहते हुए अलग अलग पार्टी में हो सकते हैं। आईएएस अफसर कब अफसर है कब नेता है फर्क करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कर्मचारियों के लिए नियम बनता है कि वे अपने बेटे बेटियों के आंदोलन में जाने पर उनकी जानकारी सरकार को देंगे। क्या यह बताने की जरूरत है कि यह निर्देश कितना अपमानजनक है? क्या प्रदर्शन के मौलिक अधिकार का यह मजाक नहीं है? अंतिम सत्य सरकार के पास है। वह किसी प्रदर्शन को हिंसक भी बोल सकती है और हिंसा भी करा सकती है। उस पर किसी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है। एक तरफ प्रदर्शन को मौलिक अधिकार कहा जा रहा है, दूसरी तरफ निर्देश नियम और कानूनों के सहारे इस अधिकार को असंभव बना दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदर्शनों में जाना किसी भी परिस्थिति में अपराध नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह के नियमों से खौफ पैदा किया जा रहा है ताकि नागरिक अपने मानवाधिकारों को लेकर प्रदर्शन करने से डर जाए। इसे चिलिंग इफेक्ट कहा जाता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों प्रदर्शन करना है? आप तो आज्ञाकारी होकर 114 रुपया लीटर पेट्रोल भरा ही रहे हैं, भराते भी रहिए।